हेलो ब्रुन, आज क्या यह पहला दिन यानी कि लेसन वन अध्याय वन लेकर आ गया हूं आप सबके डिमांड के हिसाब से। लेसन वन कंप्लीटली ऑल इन वन वीडियो, यानी कि ये पूरा का पूरा लेसन इसी वीडियो में कंप्लीट कर दिया हूं। जितने भी थ्योरी बनते हैं, जितने भी आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनते हैं, उसको मैं बताऊंगा। सिर्फ ये चीज कवर कर रखा हूं, ठीक है। सिर्फ आपका जो न्यूमेरिकल बच जाते हैं वो चीज बच रहा है। तो इसमें कितने नंबर के आते हैं? 3 से 5 नंबर की। तो आज आपका 3 से 5 नंबर का क्या हो जाने वाला है? क्लियर हो जाने वाला है। मुझे उम्मीद है आप लास्ट तक जरूर देखेंगे। देखिएगा, थोड़ा पैटर्न में चेंजिंग हुआ है कि 30% आपका जो है क्या होगा, ठीक जो है बहुविकल्पी आएगा। तो बहुविकल्पी को भी ध्यान में रखते हुए चलना। बहुविकल्पी हम लोग तैयार कैसे करते हैं पता है? जब थ्योरी बताऊंगा तो उसी में बहुविकल्पी निकल के आएगा, उसको मैं बताऊंगा और उसको लिख लेना है तत्काल रूप से। आज चाहे जितना टाइम लगे, अगर आपके पास टाइम हो, अगर आप फ्री हो, तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। फ्री में नोट्स बाद में मैं अवेलेबल करा दूंगा, जहां भी कराना रहेगा बता दूंगा, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो डिसलाइक मार देना, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि आपको कैसा लगा। तो इसलिए लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको समझ आया कि नहीं, क्योंकि मुझे इसी प्रकार से और आगे बनाना पड़ता है, क्या आगे वीडियो बनाना पड़ता है। तो आप जैसे मुझे बताए रहेंगे तो मैं और भी इसी प्रकार से बताऊंगा। पहली चीज ये मैं बता दूं, मैं एकदम अलग तरीके से बताऊंगा। आपका लघु उत्तरी, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी, विस्तृत उत्तरी, सारे जितने भी प्रश्न से उत्तर बनते हैं क्वेश्चन, सारे के सारे मैं कवर कर दूंगा इसी वीडियोज में। अलग से और कहीं स्कूल का सहारा या और यूट्यूब पे किसी और की का वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा? सिर्फ आपको ये वीडियोज लास्ट तक देखना पड़ेगा। क्लियर? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी चाहे क्वेश्चन हो चाहे आंसर हो, सारे क्वेश्चन भी सारे आंसर भी, क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। अनसॉल्व पेपर भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सारा मैं कवर कर रखा हूं। चलिए अब इसी का नाम लेते हुए अब स्टार्ट ही कर देता हूं। क्या है? पाला पाला है अलग तरीका, रटना नहीं समझना है, क्योंकि आपको यहाँ पर रटाया नहीं समझाया जाता। अगर रटाऊंगा तो क्या फायदा हमें पढ़ाने का, क्योंकि एकदम अलग, क्या एकदम अलग 100%, क्या 100% मैं गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको लास्ट तक और क्या एकदम आसानी के साथ रुक के एकदम धैर्यपूर्वक रुकना पड़ेगा, और 100% आपका आएगा। और ये लेसन आज कंप्लीट करा के ही मानूंगा। देखिए, लेसन का नाम है ठोस अवस्था अध्याय वन। 3 से 5 नंबर के आपके एग्जाम में आएगा। तो ठोस अवस्था, जो अवस्थाएं होती हैं, जो पदार्थ की अवस्था होती है, वह कितने प्रकार की होती है? पदार्थ की अवस्था वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, और लास्ट होता है गैस। देखिए, तो इसमें नंबर कोई जरूरी नहीं, पहले गैस कह सकते हो फिर द्रव कह सकते हो, लेकिन हमें किसके बारे में सिर्फ पढ़ना है इस लेसन में? ठोस के बारे में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जान जाऊं, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में जान जा रहा हूं कि ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है। और तब फिर मैं मुझे पढ़ना, मेरा मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? मुझे ठोस पढ़ना है, क्या ठोस अवस्था पढ़ना है। तो ठोस क्या होता है? ठोस का जो आकार रहता है और जो आयतन होता है, दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। दोनों क्या होता है भैया? निश्चित होता है। अब बोलोगे कैसे? देखिए, जैसे ईंट है ना, वह क्या है? निश्चित है। कोई मोटा चीज है, वजन सा चीज है, वो क्या होता है? आकार भी निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। क्लियर? समझ आया ना? समझ आ गया? द्रव जो होता है, इसका आकार आयतन क्या होता है? एक चीज तो क्या होता है? निश्चित होता है, दूसरा चीज क्या होता है? अनिश्चित होता है। यानी इसका जो आकार होता है वह अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन क्या है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब जैसे पानी है, ये अनिश्चित है, ये क्या है? अनिश्चित है। जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी है बाल्टी में भर दिए, अब उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, लेकिन आकार उसमें क्या, कि अगर हिलेगा बाल्टी का पानी, जैसे एक बाल्टी का पानी दूसरे बाल्टी में डालते हो, ध्यान से सुनिएगा, एक बाल्टी का पानी दूसरे बाल्टी के पानी में डालते हो सकता है कुछ ना कुछ पानी की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। क्या थोड़ा बहुत पानी की मात्रा कम हो जाए, तो आकार में थोड़ा कमी आए कि नहीं? आकार में कमी आ गई, लेकिन आयतन में नहीं कमी आई। तो ये होता है द्रव। ठीक है। गैस क्या होता है? गैस जो है, आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। क्या आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता? जैसे यहाँ आपके यहाँ गैस होगा, गैस सिलेंडर जो होता है ना, अगर गैस खुल गया क्या हो जाएगा?
सारी जगह फैल जाएगा, पता चलेगा क्या किसी रूम में फैलेगा? नहीं ना, वो कहाँ फैलेगा? वो पूरे रूम में फैल सकता है, बाहर भी जा सकता है, मतलब कहीं भी फैल सकता है। कुछ पता है कहाँ कहाँ फैलेगा? नहीं पता ना। बस सिर्फ इतना पता है कि जहां तक फैलना होगा, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही फैलेगा। यानी कि ना तो उसका आकार मुझे पता है, ना तो आयतन पता है, यानी कि दोनों हमारा क्या है? अनिश्चित है। क्या है? दोनों अनिश्चित है। उम्मीद है कि ये तीनों आपको डिफरेंट समझ आ गया होगा। जैसे ईट आप ले लो, ईट ईट जानते हो ना, ईट ले लो या मोटा सा कोई भी चीज ले लो जिसका आकार और आयतन वजन हो और वो जगह छेका हो, समझ में, अपने भाषा में बता रहा हूं, अगर स्पेस लिया हो, सो क्या होता है? ठोस होता है। द्रव क्या होता है? दोनों एक आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी है, पानी को एक बाल्टी से दूसरे बाल्टी में डाला, कुछ ना कुछ तो काम होगा ही, लेकिन आयतन क्या रहेगा उसका? निश्चित ही रहेगा। गैस है, गैस को खोल दिए आप, कभी ट्राई मत कर लियो क्या? ट्राई मत कर दियो, नहीं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो कहोगे भैया बोले थे अब ट्राई कर लेता हूँ, नहीं ना, ऐसा मत करियो। देखिएगा, आकार और आयतन जो होता है वह क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है, यानी कि कहीं भी किसी भी दिशा में किसी भी तरफ फैल सकता है। वो क्या होता है? गैस होता है। क्या? गैस होता है। अब मेरा मेन टॉपिक आ गया, ठोस अवस्था आखिर होता क्या है? ठोस अवस्था जो अभी मैं जस्ट अभी आपको बताया, जो आपको मैं बताया ठोस अवस्था, मुझे इसी के बारे में पढ़ना है। ठोस अवस्था क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके आकार और आयतन निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। कैसे आप पहचानेंगे? इसके गुण क्या है? कैसे आप देखते ही पहचान जाएंगे कि क्या है ये? क्या है क्या ये क्या चीज है? ठोस तो पहली बात तो कठोर होता है। क्या होता है? ठोस क्या होता है? कठोर होता है। यह विद्युत के क्या होता है? सुचालक होते हैं। ठोस के आकार एवं आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको रटना कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। मैं जो बताया वही चीज इसमें लिखना है। ठोस के कणों के बीच लगने वाला बल बहुत शक्तिशाली होता है। अभी जैसे ईंट के बीच में, जैसे एक ईंट ये रहा और दूसरा ईंट आपका ये रहा, अब इन दोनों के बीच में अगर नंबर 1 ईंट रहेगा, बढ़िया ईंट रहेगा, दोनों को लड़ाएंगे तो एक शक्तिशाली बल लग रहा है। यानी कि क्या लग रहा है? बल लग रहा है। यानी कि आपका उस ईंट से आवाज आएगा। क्या द्रव में आवाज आएगा? क्या गैस में आवाज आएगा? नहीं आएगा। गैस में क्या ऐसे करेगा, लेकिन जब दो ईंट को एक साथ लड़ाऊंगा, दो पत्थर को एक साथ लड़ाऊंगा, मतलब कुछ ऐसा चीज हो जो ठोस हो, उसको आपस में लड़ाऊंगा, एक ध्वनि उत्पन्न होगी। क्या होगी? एक ध्वनि उत्पन्न होगी। वही क्या है? इसके गुण है। उम्मीद करता हूं ठोस के जो गुण है ये भी समझ में आ गया होगा। और ये गन्ने वाला गुण मत समझ लेना। क्या? गन्ने वाला गुण मत समझ लेना, नहीं तो भैया बोलोगे कि भैया गन्ने वाला गुण को भी समझ लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चलो जी, अब आपका अगला हेडिंग है क्रिस्टलीय ठोस। अब ठोस के प्रकार भी होंगे ना भैया, दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। सॉरी मैं लिखा नहीं, मैं बता दे रहा हूं, एक क्रिस्टलीय होता है, एक दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो मैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में पहले चर्चा कर लेता हूं, चर्चा यानी समझ लेता हूं, बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है बताना, आपका काम है समझना, और जब समझ जाएंगे अपने आप लिख के आओगे, ये मेरा 100% गारंटी है। क्या? गारंटी है। ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसा ठोस होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब ये कण क्या होते हैं भैया? जैसे अणु हो गया, परमाणु हो गया, आयतन, यही कण बोल दो। ऐसे ठोस जिनके कण एक निश्चित व्यवस्था से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे यम ए, एग्जाम्पल के तौर में यम ए क्या है आपका? हीरा हो गया। क्वार्टज हो गया आपका, बी आर ले लो। ये ब्रोमाइड हो गया आपका, है ना। यम ए क्या हो गया आपका? ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और आप हीरा ले लो, क्वार्टज ले लो, सिल्वर ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ये सब क्या है आपके? ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। जैसे आप देखिएगा, इसको इस तरह आप डायग्राम देखिए। मेन क्या होता है हम सबका उद्देश्य ना, सॉरी, देखिए मेन हम सबका उद्देश्य क्या होता है कि अगर डायग्राम के हिसाब से एग्जामिनर को समझाने का प्रयास करता हूं ना, तो वो क्या, एग्जामिनर खूब अच्छे से समझ जाता है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका थ्योरी जो लिखे हो आप, आम घास जो भूसा भरे हो उसमें वो पढ़े, इतना टाइम उसके पास नहीं होता। उसके पास कितना टाइम होता है? जो आप ये डायग्राम बनाए हो भैया, क्या जो आप ये डायग्राम बनाए हो ना, ये चीज वो देखता है बहुत अच्छी तरह से। तो इसलिए इस पे आपको ध्यान देना है डायग्राम पे। तो ये एक दूसरे से देखिए लगा हुआ है कैसे। ये क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? जो एक दूसरे से क्या हो? लगे हुए हों, एक दूसरे से जुड़े हुए हों। देखिए ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, यानी कि कोई ना कोई एक दूसरे से क्या हुए हैं? कनेक्ट हुए हैं। वो क्या होते हैं? आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं।
क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब बोलोगे भैया पहचानूं कैसे, तो पहचान लो, इनमें कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है। कुछ निश्चित व्यवस्था है इसमें, जी हाँ है, कुछ निश्चित व्यवस्था होती है, वो क्रिस्टलीय ठोस के गुण होते हैं। या किसी निश्चित ताप पर पिघल जाते हैं, पिघलते हैं। अगर जैसे लोहा है, लोहा को जब गर्म करते हैं क्या पिघल जाता है, नहीं पिघलता। जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तब पिघलता नहीं। जब बहुत ज्यादा हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा ही गर्म कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो यानी कि एक निश्चित ताप देने पर क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। समझ आ गया ना। अब क्रिस्टलीय ठोस के एकदम उल्टा क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ये तो एकदम इजी इजी है, इससे भी इजी मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। ये इंपॉर्टेंट भी नहीं उतना, लेकिन मुझे बेसिक से एडवांस लेवल में जाना है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊं आपको, तो भैया जैसे एक बार पहले सीढ़ी बिना आप लास्ट सीढ़ी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते, वैसे बिना इसके मंजिल में चढ़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, ऐसा नहीं कि दो दो सीढ़ी एक साथ में कूद के चला जाऊं, ऐसा नहीं है ना। मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है। क्या स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं अभी फ्री हूं, मैं अभी कर सकता हूं। मुझे आराम आराम से चलना है, कोई टेंशन नहीं, किसी भी प्रकार का जल्दबाजी नहीं है। जब जल्दबाजी आ जाएगा तब मैं आपको डबल सीढ़ी क्या 5-5 सीढ़ी एक साथ कूदाऊंगा, क्या मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो टेंशन नहीं लेना। अब अक्रिस्टलीय ठोस देख लो, एकदम सेम उल्टा होता है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, वे ठोस जिनके एक निश्चित क्रम में नहीं होते, यानी कि ये भटकते रहते हैं, उल्टा सीधा कहीं भी जोड़ दो। जैसे क्या है, जैसे क्या है, आपको कोई कहा दिया है कि ये काम कर लो, क्या, तो आपके ऊपर ये काम पड़ गया कि आपको करना है, तो आप क्या करोगे, किसी ना किसी तरह से दौड़ धूप के आप उस काम को करोगे ही करोगे, क्योंकि आपके ऊपर छोड़ दिया गया। अगर बोल दूं कि आप 3 लोग को मिला के इसको याद करना है, तो बोलेगा भाई तू याद कर ले, वो बोलेगा तू याद कर ले, वो बोलेगा तू याद कर ले। यानी कि आपस में क्या हो जाता है, इसी में बात चलता रहेगा और कोई नहीं याद कर पाएगा। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ये निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए एकदम सेम उल्टा होता है इसके गुण, इसे ताप देने पर ये नर्म हो जाते हैं, इनमें कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पेज से चलो जी। आ गया एकक कोष्ठिका के प्रकार। इसके भी प्रकार होते हैं, और ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, आद्य एकक कोष्ठिका, आद्य एकक कोष्ठिका। पहला क्या होता है, आद्य एकक कोष्ठिका। और भी इसको कहा जाता है साधारण एकक कोष्ठिका, चाहे तो आप इसको कहिए चाहे आप इसको कहिए, ठीक है, चाहे आद्य एकक कोष्ठिका चाहे साधारण एकक कोष्ठिका। दूसरा है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। समझ आ गया कि नहीं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कोष्ठिका कितने प्रकार के होते हैं भैया, 2 प्रकार के होते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है, बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि रटा नहीं समझा जाता है हर बारी, है ना। चलो जी, आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है, ऐसा सेल या कोष्ठिका जिससे परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो ऐसी संरचना सरल एकक। यानी कि ये कह रहा है कि ऐसा सेल या कोष्ठिका, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सेल या कोष्ठिका जिसके परमाणु घन के केवल 8 कोनों पर स्थित हो। कितने कोनों पर, डायग्राम के हिसाब से समझते हैं, ठीक है। चलो जी बना लेते हैं, सॉरी इसमें रहेगा ना, इसमें मिलाओ, अच्छे से देख के मिलाना है ना। अब देखिए 8 कोनों पर उपस्थित हो, मैंने कहा कि ऐसा सेल जो 8 कोनों पर हो वह आद्य एकक कोष्ठिका, यानी कि एक एक कोष्ठिका हर जगह। अब समझिए जरा, कितना हो गए, 4 4 8 हो गए, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इसको समझते हैं, आद्य एकक कोष्ठिका कैसे हम समझेंगे, आद्य। अब यहाँ से आद्य से हम समझ लेते हैं कि एक एक सेल, एक एक कोष्ठिका क्या होंगे, एक एक जगह पर एक एक उपस्थित रहेंगे, बस। एकक मतलब क्या होता है, एक एक। अब हम, मुझे अपने लैंग्वेज में समझना है ना, किताबी भाषा तो बहुत रट ली अभी तक हमने 11 तक, लेकिन अब हम मुझे अपने भाषा में याद करना है। आद्य एकक कोष्ठिका क्या होता है, एक एक हो, अलग अलग हो, अलग अलग जगह हो, वही क्या होता है, आद्य एकक कोष्ठिका होता है। समझ आ गया ना। नेक्स्ट है आपका केंद्रित एकक कोष्ठिका। ऐसा एकक कोष्ठिका जो घन के किसी न किसी कोने केंद्र पर अवश्य ही उपस्थित होते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, केंद्रित एकक यानी क्या कह रहा है कि
ऐसी एक कोष्ठिका देखिएगा, ऐसे एक कोष्ठिका जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य उपस्थित, यानी कि घन बना है, घन क्या है मेरा बना हुआ है, लेकिन देखिए एक जो घन के किसी न किसी केंद्र पर अवश्य किसी न किसी केंद्र पर उपस्थित जरूर होता है, उसे हम क्या कहते हैं केंद्रित एকক कोष्ठिका। चलो ये तो अभी तो क्या था, अभी तो ये क्या था ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्या पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर अब आपका स्टार्ट हो चुका है, क्या पिक्चर अब आपका स्टार्ट हो चुका है, अब टेंशन ना लो, पिक्चर स्टार्ट हो गया। तो यानी पिक्चर क्या करते हैं, मूवी देखते हैं हम लोग, जब मूवी में अच्छा मार धाड़ आ जाता है तो क्या करते हैं बेहतरीन तरीके से देखते हैं, है ना। तो अब बेहतरीन तरीके से देखो, क्योंकि अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर समझाऊं आपको, जैसे मार होता है या कोई मेन टॉपिक छिड़ जाता है तो आप ध्यान से देखते हो, वैसे इसको भी देखिएगा। केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार ध्यान दीजिएगा। अब आपका अगला हेडिंग आ गया क्या, केंद्रित एकक कोष्ठिका के प्रकार, ये इसके कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अब तीनों प्रकार देखते हैं। पहला है क्या आपका काय, क्या काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान दीजिएगा, पहला था आपका काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, लास्ट है आपका अंत्य, क्या अंत्य मतलब एकदम अंत मत कर देना, अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। ध्यान दीजिएगा क्या क्या है, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। आप काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो बीसीसी कहते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बीसीसी की संकुलन दक्षता ये सभी बाद में निकालूंगा। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि होता क्या चीज़ है, ये सिर्फ इतना जान लेते हैं ये होता क्या है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका को शॉर्ट फॉर्म में बीसीसी कहते हैं, ध्यान समझ आ गया ना। इसी प्रकार से फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका को, तो ये आपका बीसीसी हो गया। अब फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, एफसीसी होता है। इन दोनों के बारे में तो खूब बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब भैया तो देख ही लेते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके परमाणु घन के कोनों के साथ साथ घन के केंद्र पर भी एक ही परमाणु स्थित होता है। इतना इजी है ना, इतना आसान है ना, और यही आपका 2 नंबर दिला के चला जाता है। अभी जो दिलाएगा ना एक्चुअल में, उसको लास्ट में बताने वाला हूँ कि कौन सा सही में दिलाएगा, उसको भी बताऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर 8 कोना है, ये है 8 कोनों पर स्थित है, ये है एक बिचवा में दे दिया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, ऐसा एकक कोष्ठिका जिसके परमाणु घनों के कोनों के साथ साथ, देखिए कोनों पर स्थित है, ये है एक बिचवा में दे दिया, यानी कि किसमें दे दिया, केंद्र पर दे दिया, एकदम बीच में स्थित कर दिया, वह क्या हो गया हमारा काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, यानी कि बीसीसी। क्या बीसीसी, हाफ सीसी नहीं, फुल सीसी नहीं, कौन सा बीसीसी। बीसीसी क्या होता है कि ऐसा सीसी कि जिसके परमाणु घनों के कोनों कोनों पर तो स्थित हो ही और बीचों में भी स्थित हो, यानी केंद्र पर भी स्थित हो, वही क्या होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। समझ आ गया, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, ऐसी कोष्ठिका जिसमें परमाणु घन के कोनों के साथ साथ बीच में भी स्थित हो, वह क्या होता है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका होता है। ठीक, केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होता है, सॉरी फलक केंद्रित एकक केंद्रीय घनी क्या होता है ना, इसको भी जानना जरूरी है। ये क्या होता है, ये तो बीच में उपस्थित होता ही है। यहाँ पर देखिए पहले बना दीजिए, क्या पहले तो आप बना दीजिए, यूं फटाफट बनाइए। तो यहाँ पर उपस्थित है, यहाँ पर, यानी कि मेन बिंदु पर तो उपस्थित है ये है, लेकिन कहीं यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी कि कई जगह और उपस्थित है। यानी प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या है उपस्थित है, वही क्या होता है फलक केंद्रीय घनी होता है। यानी कि क्या है ये क्या है, ये अलग अलग जगह, यानी कि केंद्र पर उपस्थित है, ये है कोनों कोनों पर भी उपस्थित है, उसे हम फलक केंद्रित घनीय कहते हैं। समझ आ गया,
फलक केंद्रित घन क्या होता है, यानी कि कोनों कोनों पर उपस्थित है और बीच बीच यानी केंद्रों पर भी उपस्थित है, उसे हम क्या कहते हैं, फलक केंद्रीय घन कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब आपका अगला हेडिंग आ गया है रिक्ति। रिक्ति को सुनते ही मन में क्या आ जाता है, रिक्त को सुनते ही मन में क्या आ जाता है, खाली होगा कुछ, है ना, क्या होगा, खाली होगा। तो वही चीज है, जब ठोस कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त या खाली होता है, वही तो रिक्त होता है। तो रिक्त भी समझ आ गया। रिक्त क्या होता है, यानी कि जब कुछ स्थान से कुछ इधर उधर सेटलमेंट करेंगे तो वहां से कुछ खाली हो ही जाएगा, और जो खाली स्थान हो जाएगा, जो स्थान बचेगा, जो खाली हो जाएगा, उसे हम रिक्त कहते हैं। समझ आ गया, है आसान कि नहीं। तो रिक्त क्या होता है, जब ठोस कणों को व्यवस्थित किया जाता है तो उनके कणों के स्थान में भी कुछ स्थान रिक्त आ जाता है या खाली हो जाता है। जैसे किसी का पद है, जैसे आपके स्कूल में टीचर है, कोई ना कोई रिटायर तो होगा ही, तो कुछ दिन के लिए वो रिक्त हो ही जाता है, कोई दूसरा आता हो सकता है बाद में आए, हो सकता है बाद में आए, यानी कि उनकी जगह पर क्या हो गया, रिक्तियां हो गई, खाली हो गई, वो क्या होते हैं, रिक्त होते हैं। अब इसके प्रकार भी हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, चतुष्फलकीय होता है। अब चतुष्फलकीय, अब केमिस्ट्री क्या है, पढ़ते ही देखते ही समझ आ जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ गड़बड़ी। चतुष्फलकीय। दूसरा क्या है आपका, अष्टफलकीय। अष्टफलकीय रिक्त। चतुष्फलकीय रिक्त क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये तीन गोले परस्पर सटा कर रखे हों, जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे हो तो उनके बीच देखिए चौथा गोला रख दिया जाए तो इस प्रकार के रिक्त प्राप्त होता है। तो इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो इसको जान लो, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान रखिएगा एक चीज और, क्या क्या, जब तीन गोले, जैसे एक गोला एक यहाँ पर है, एक गोला हो गया, दूसरा गोला आपका यहाँ पर हो गया, तीसरा गोला आपका यहाँ पर हो गया, तीन गोले आपस में रखे हैं, इनके बीचों में एक गोला और रख देते हैं, इनको इनके बीच में क्या रख देते हैं, एक गोला और रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, शायद दिख तो रहा ही होगा, इतना बढ़िया कैमरा है जब, तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर जो है एक बीचों बीच में थोड़ा सा जगह बच रहा है यहाँ पर। तो यही क्या होता है, यही होता है आपका, क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। यानी कि जब तीन गोले को परस्पर सटा कर रख दिया जाता है और उसके ऊपर एक गोला और रख दिया जाता है जो उसमें बीच में जगह बन जाता है, वही क्या हो जाता है, चतुष्फलकीय हो जाता है। समझ आ गया। चतुष्फलकीय क्या होता है, जब तीन गोले परस्पर सटा कर रखे हो तो उनके ऊपर कोई चौथा गोला रख दिया जाए, यानी कि तीन गोला को सब परस्पर ऑलरेडी रखा गया है, उसके ऊपर भी एक गोला रख दिया जाए, तो जो रिक्त प्राप्त होता है उसे हम चतुष्फलकीय कहते हैं और इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ आ गया ना। अब अष्टफलकीय क्या है, ध्यान दीजिएगा, जब तीन गोले परस्पर संपर्क में रहते तो उनके ऊपर पुनः तीन गोला और रख दिया जाए। भैया तीन गोला तो रखा ही है, ध्यान दीजिएगा, एक दो, इस प्रकार से कितना रखे हैं, तीन रखे हुए हैं, ये देखो तीन रख दिया गया है, सॉरी दिखा नहीं, तीन गोला रखा ही है। अब इनके ऊपर भी तीन गोला और रख दो, एक दो तीन, तीन गोला रखा था, तीन गोला को मैंने और रख दिया, लेकिन फिर भी हमारे बीच थोड़ा सा जगह बच गया यहाँ पर। यही क्या होता है भैया, अष्टफलकीय होता है। अष्टफलकीय, बस सिर्फ अंतर यह है, चतुष्फलकीय में तीन गोला के ऊपर एक गोला रखा गया था और यहाँ पर अष्टफलकीय में तीन गोला के ऊपर भी तीन गोला रख दिया गया। ये क्या होता है, हमारा अष्टफलकीय होता है। बस अंतर दोनों में समझ जाइएगा, 100% समझ आ जाएगा। फिर से समझते हैं, चतुष्फलकीय तीन गोला ऑलरेडी था, उस पर एक गोला को और रख दिया गया, और अष्टफलकीय में तीन गोला था, तीन गोला के ऊपर भी ये तीन गोला और रख दिया गया, तो जो जगह बचता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अष्टफलकीय कहते हैं। समझ आ गया। चतुष्फलकीय अष्टफलकीय दोनों समझ जाइए, ठीक है। अब एक बार लिख लीजिए मन करे तो, एक बार पढ़ लीजिए मन करे तो, वैसे समझा दिया हूं, समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। चलो जी नेक्स्ट पेज पे चलो देखते हैं।
कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति में संबंध बताओ। वैसे कोई बताएगा नहीं जल्दी इसको, क्योंकि ये उतना नहीं पूछा, लेकिन पूछ लिया जाता है तो क्या करोगे, आपका एक भी नंबर ना कटे, ये मेरा हर एक संभव प्रयास रहेगा, रहता भी है। चतुष्फल की रिक्ति क्या है और अष्टफल की रिक्ति में संबंध। देखिए, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति की क्या होती है, दुगुना होती है। क्या होती है, लिख लो, इस पे लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा, है ना, लिख लो। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति, यानी कि जो चतुष्फल की रिक्ति है वह अष्टफल की रिक्ति की क्या होती है, दुगुना होती है। रिक्ति की दोगुना होता है। कितना होता है, दो गुना होता है। अब मान लेते हैं, माना किसी परमाणु में अष्टफल की रिक्ति, अभी जब मैंने अष्टफल की रिक्ति को n मान लिया तो हमारा चतुष्फल की रिक्ति क्या हो जाएगा, चतुष्फल की रिक्ति। तो चतुष्फल की रिक्ति हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चतुष्फल की रिक्ति क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, यानी अष्टफल की से 2 गुना चतुष्फल की रिक्ति हो जाएगा। समझ में आया ना। अब देख लेते हैं, अब इतना पढ़ लिए तो हमने देख लेते हैं कि दोष क्या होते हैं, दोष के प्रकार क्या होते हैं, है ना। देखिएगा ध्यान से, अब देख लेते हैं दोष क्या होते हैं। दोष देखिए, किसी ठोस के नियमित क्रम में आने वाली रुकावट, जो ठोस है उसमें आने वाले रुकावट को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। ये भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण, इसके बाद जो हेडिंग बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रस समीकरण दोष, और क्या है, अरस समीकरण दोष। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बाद से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। दोष होता क्या है कि ठोस के कणों में नियमित क्रम में जो आने वाली रुकावट होती है उसे हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। रस समीकरण दोष, अरस समीकरण दोष। रस समीकरण दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, बस इतना आसान है। अरस समीकरण क्या होता है, ऐसा दोष जो धनायनों तथा ऋणायनों की संख्या में परिवर्तित होता है। यानी कि जब रस समीकरण दोष परिवर्तन होता ही नहीं है तो यानी कि उल्टा होगा रस समीकरण दोष, यानी कि इसमें परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है, समझ आ गया ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट पेज में। अभी जस्ट हमने रस समीकरण दोष पढ़े थे। अब रस समीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अरस समीकरण उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके जो पार्ट है, 4 पार्ट बताने वाला हूं, 4 पार्ट बताने वाला हूं, चारों पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए या तो उससे भी ज्यादा कह लीजिए। पहला हम देखेंगे साटकी दोष। अब कैसे एग्जाम में आएंगे ये भी बात बन जाता है। साटकी दोष हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका रिक्तिका दोष। कौन सा दोष, रिक्तिका दोष। पहला था साटकी दोष, दूसरा हो गया रिक्तिका दोष, और तीसरा हो गया आपका फ्रेंकल दोष। कौन सा दोष, फ्रेंकल दोष। और चौथा हो गया आपका अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। अब सभी दोष के बारे में पढ़िए। पहला था साटकी दोष, दूसरा है रिक्तिका दोष, तीसरा है फ्रेंकल दोष, चौथा है अंतराकाशी दोष। एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब एग्जाम में कैसे आएगा कि साटकी दोष और रिक्तिका दोष क्या होता है, साटकी दोष रिक्तिका दोष में अंतर बताओ, फ्रेंकल दोष क्या होता है, अंतराकाशी दोष क्या होता है। प्रकार नहीं पूछता, लेकिन होता क्या है ये मेन चीज बताना तो मुझे सब कुछ है। किसके किसके प्रकार है ये चीज मैं बता दिया हूं आपको, है ना। तो अब एक एक के बारे में काफी ज्यादा इस पे मैं टाइम देने वाला हूं। क्यों, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत चांसेस बन जाता है। देखिएगा, साटकी दोष, ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब हो जाते हैं। यानी कि ऐसा दोष है जिससे धनायन भी और ऋणायन भी, लेकिन जब भी गायब होते हैं दोनों क्या होते हैं, बराबर मात्रा में गायब होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, साटकी दोष। बहुत आसान है, क्या बहुत आसान है, लेकिन समझने की देरी है आप सबको, तो समझिए प्लीज। क्या होता है साटकी दोष, ऐसा दोष जिसमें किसी ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, तो इसी दोष को क्या कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। समझ आ गया। जैसे यहाँ पर आपका प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से इसको बनाइए आप, है ना। आपको एग्जाम में भी बना के आना है,
छोड़कर नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन। कैसे पूरा नंबर आपको मिले, ये मेरा और आपका भी पूरा प्रयास रहना चाहिए कि एक भी नंबर कहीं गलती से छूट भी ना जाए। तो देखिए यहाँ से हो सकता है ये हमारा माइनस यहाँ पर आ जाए और ये प्लस हमारा यहाँ पर आ जाए, यानी कि क्या है, एक दूसरे मात्रा एक दूसरी जगह से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, बराबर मात्रा में गायब होते हैं एक दूसरी जगह से। तो उसे हम क्या कहते हैं, 60 के दोष। ऐसा दोष जिसमें ठोस से धनायन और ऋणायन बराबर मात्रा में गायब होते हैं, यानी कि ऐसा दोष जिसमें से धनायन भी और ऋणायन भी बराबर मात्रा में गायब होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, 60 के दोष कहते हैं। समझ आ गया ना। अब जिसे रिक्तिका दोष है, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं। ठोस का जो कण होते हैं, जैसे सपोज दैट मैंने मान लिया कि ये दो कण हैं, ठोस के दोनों कण हैं, ध्यान दीजिएगा, ठोस के दोनों कण हैं। अब ये दोनों क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, छितिर बितिर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, रिक्तिका दोष है। समझने की देरी है, समझ जाइए जल्दी से। रिक्तिका दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, यानी कि अपने निश्चित जो उसका स्थान है वहां से हट जाता है, वहां से गायब हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष। अब बोलोगे भैया थोड़ा एग्जाम्पल के अगर तौर पे बता दोगे मजा आ जाएगा। जैसे AgBr। अब AgBr होता क्या है, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड, NaCl, NaCl क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, यही तो होता है ना, सोडियम क्लोराइड। AgBr आपका सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। तो सिल्वर ब्रोमाइड और सोडियम क्लोराइड जैसे होता है, जैसे ऐसा दोष जो ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ आ गया ना। रिक्तिका दोष आया, क्लियर हुआ। ऐसा दोष जिसमें ठोस के कण अपने निश्चित स्थान से गायब हो जाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसी दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। समझ आ गया। चलो जी नेक्स्ट पेज में आपका अगला है फ्रेंकल दोष। ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। जैसे यहाँ पर है प्लस माइनस, प्लस माइनस, आप भी बनाइए फटाफट, क्योंकि आपके साथ साथ सीखते हुए चलना है, सिखाते हुए चलना है। कोई भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानी आपको होती है, अगर मान लो सपोज दैट, तो आप मुझे बता तो सकते हैं कम से कम ना। अब देखिए ये यहाँ स्थान पर कुछ है क्या, नहीं है ना, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, गायब होकर कहाँ आ गया, कहीं भी आ गया, बीच में आ गया, यहाँ पर आ गया, प्लस आ गया। तो यानी कि ऐसा दोष जिसमें कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है। धनायन क्या कर लेता है, अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, इस दोष को फ्रेंकल दोष कहते हैं। समझ आ गया। फ्रेंकल दोष क्या होता है, ऐसा दोष जो अपना क्या होता है, धनायन अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेता है, फ्रेंकल दोष कहलाता है। नेक्स्ट आपका अंतराकाशीय दोष। ये क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें कुछ कण अपने निश्चित स्थान से उठकर एक अंतराकाशीय स्थान ग्रहण कर लेते हैं। कुछ ही कण, कोई जरूरी नहीं है सभी कण गायब हो जाते हैं, है ना, कुछ कण ऐसे हैं जो अपने स्थान से उठ के हट जाते हैं, गायब हो जाते हैं। चलो जी बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहां पर बना लिए आप, इसको इसी प्रकार से यहां पर भी बना लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका धनायन ऋणायन है ना, धन माइनस प्लस माइनस। तो इसमें से भी क्या हो जाते हैं, आपका जो है स्थान क्या कर लेते हैं, हट जाते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको स्थान को छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि एक जगह से हमें क्या कर देना है, धनायन गायब कर देता है। यहाँ से माइनस होगा, यहाँ पर यहाँ से माइनस गायब कर देना है, यानी कि धनायन और ऋणायन क्या हो जाते हैं, अपने निश्चित स्थान से उठकर गायब हो जाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अंतराकाशीय दोष कहते हैं। अंतराकाशीय दोष क्या होता है, ऐसा दोष जहां पर अपना धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ देते हैं, अपने स्थान से उठकर चले जाते हैं, उसे हम अंतराकाशीय दोष कहते हैं। आई होप समझ में जरूर आया होगा। चलिए अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब मैं आखिरी पड़ाव में चल रहा हूँ, लेसन के आखिरी पड़ाव में, लेकिन लेसन को सीखते सीखते जब तक इम्पॉर्टेंट न सीख लिए जाए, जब तक मैं बोल ना दूँ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत है, क्योंकि जो ये दोस्त थे सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। लेकिन संकुलन दक्षता जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ थोड़ी देर बाद, बस 1-2 मिनट बाद, पहले उपसंयोजन संख्या सीख लेते हैं। किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती जितने भी परमाणु से घिरा होता है, जैसे ये कोई परमाणु है, ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी निकटवर्ती अपने आसपास में जितने भी परमाणु से घिरे होते हैं,
जितने भी छोटे छोटे परमाणु से घिरे होते हैं ये क्या होते हैं, उपसह संयोजक संख्या होते हैं, उपसह संयोजक संख्या होते हैं। समझ में आया? उपसह संयोजन संख्या क्या होता है, ऐसा ठोस, किसी ठोस में कोई परमाणु अपने निकटवर्ती यानी कि जो निकटवर्ती यानी जो पास पास जितने भी परमाणु से घिरा होता है उन्हीं परमाणु की संख्या को उस परमाणु की उपसह संयोजक क्षमता कहते हैं। ठीक है, संख्या कहते हैं। पहला हो गया आपका SCC की उपसह संयोजक संख्या। अब एक चीज और है, संयोजक संख्या, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो। दूसरा है आपका BCC की उपसह संयोजक संख्या। ठीक है, तीसरा है आपका लास्ट है FCC। ठीक है, FCC BCC इन सब की संयोजक संख्या ज्ञात करना है, तो टेंशन ना लो, अभी एक एक करके बारे में समझाता हूं, है ना, तीनों के बारे में। देखिए, संकुलन दक्षता क्या होता है, किसी परमाणु के द्वारा घेरे गए कुल आयतन कितना प्रतिशत को संकुलन दक्षता, जितना भी प्रतिशत घिरा होता है उसी को हम संकुलन दक्षता कहते हैं। अब संकुलन दक्षता बताने का काम क्या एग्जाम में आएगा, नहीं आएगा। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है संकुलन दक्षता का। जब तक संकुलन दक्षता का फॉर्मूला नहीं पता रहेगा तब तक हम SCC का उपसह संयोजक संख्या, BCC का नहीं ज्ञात कर सकते, ना तो FCC का। तो इसलिए संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है इसको जानना बेहद जरूरी है। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, संकुलन दक्षता बराबर एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे के कुल परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे के कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ठीक है, इतना समझ आ गया। संकुलन दक्षता का सिर्फ मेन फॉर्मूला याद करना है, ना तो पता नहीं करना है कि ये इसका डिफिनेशन क्या होता है, सॉरी इसका थ्योरी क्या होता है ना। ठीक है, तो इसका मुझे क्या सिर्फ ज्ञात करना है, केवल इसका मुझे पता करना था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। अब इसी के सहारे से मैं सारा ज्ञात करता हूँ। चलो नेक्स्ट पेज से ज्ञात करता हूँ। जितना भी कहा जाए उससे काफी ज्यादा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3-4 स्टार जो भी देना इसको दे दो, क्योंकि एग्जाम में 100 में 95% चांसेस इसका ही रहता है सिर्फ कि ये आएगा। तो SCC BCC FCC तीनों CC का संकुलन दक्षता मुझे ज्ञात करना है। तो SCC की संकुलन दक्षता, तो सबसे पहले संकुलन दक्षता ज्ञात करने से पहले जस्ट पहले अभी मैंने आपको संकुलन दक्षता का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था संकुलन दक्षता का फॉर्मूला? कि एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन क्या होता है? संकुलन दक्षता बराबर एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। ये तो होता है फॉर्मूला। अब देखिए, परमाणु का आयतन हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये मेन हो जाता है। वैसे एक परमाणु जिसे एक त्रिज्या बराबर क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, A/2 होता है। अगर नहीं पता तो याद कर लो। अब यहां से A की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू 2R हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब कोई परमाणु है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एक परमाणु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ बटे कुल परमाणु का आयतन यानी कि A³। बस इतना याद कर लो। अब क्या करना है, अब इसी पे रखते हुए चले जाना है, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कुछ लोग को याद होगा, 100 में कम से कम 5 लोग को तो याद ही होगा। अगर जिसको नहीं होगा तो याद कर लो, क्योंकि इससे मुझे तो न्यूमेरिकल करना नहीं है, बस सिर्फ इसको जानना है बस। क्योंकि SCC ज्ञात करेंगे, BCC ज्ञात करेंगे, FCC। देखिए, अभी तक आपने सही आप बताना कमेंट करके, एकदम रियली बताना प्लीज, कितना याद किए हो। सिर्फ ये, इसके अलावा मैंने अभी तक आपको बोला कुछ याद करने के लिए? अगर बोला हूं तो वो समझने योग्य था, लेकिन अब आपको ये सच में याद करना पड़ेगा ये चीज बस। अब इसके बाद बता देता हूं मैं आपको। एक है तो एक को लिख देते हैं, तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो 4/3 ही हो जाएगा, 4/3 πr³ बटे A³। A की जगह पर है 2R का क्यूब कर दो। ठीक है, गुणे के 100। कोई दिक्कत अभी तक आपको नहीं ना? अब देखिए, R का भी क्यूब था, तब देखिए ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा तभी आपको समझ में आएगा, है ना। 4/3
3 को मैं नीचे ही कर देता हूँ, पाई आर क्यूब बटे 3 को मैं नीचे लिख सकता हूँ। अब 2 का क्यूब था, यानी कि 2 का गुणा कितना बार था, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणे आर का क्यूब है, लिख दो, गुणे 100। समझ आ गया कि नहीं? 4 3 दूनी, सॉरी अभी 3 को तो मैंने नीचे कर दिया। अब 2 का क्यूब था, यानी का 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 का 3 बार गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और आर का क्यूब गुणे 100। अब आर क्यूब से आर क्यूब आपका कट गया, बचा क्या आपके पास, 4 पाई 8 त्रिक 24 गुणे 100। ये चीज आपके पास बचा, कोई दिक्कत परेशानी। लेकिन अगर आप बचपन में पढ़े थे यानी 9th में कि पाई का मान कितना होता है 3.14, अगर नहीं पढ़े तो जान जाइए पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। अगर वैसे में मानूं, वैसे क्या करना जरूरी, पाई का मान पॉइंट में जानना जरूरी है, ज्यादा पढ़ने से क्या फायदा, उतना पढ़ लो जितना आ जाए ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, तो पाई की जगह पर ये मैं रख देता हूं, तो 4 गुणे 3.14 गुणे 100 बटे के 24, तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छक 24, तो क्या बच रहा है आपका 314, है ना, क्योंकि ये 100 को मैं काट देता हूँ दशमलव से, तो कितना हो गया 314 बटे 6, इसको भाग देंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 10, पॉइंट 6 त्रिक 18, कितना आ गया 52.3%, यानी कि एससीसी की संकुलन दक्षता कितनी होती है 52.3% होता है। तो मुझे उम्मीद है एससीसी की एससीसी की संकुलन दक्षता आप निकाली होगी। इसी प्रकार से आपका बीसीसी निकलेगा, इसी प्रकार से आपका एफसीसी, लेकिन निकाल के बताऊंगा, हटाऊंगा आपको नहीं, निकाल के बताऊंगा। चलो नेक्स्ट पेज में, अभी जस्ट मैंने देखा है एससीसी का, अब मुझे किसका देखना है, बीसीसी का देखना है। बहुत आसान तरीके से सेम, सबसे पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला संकुलन दक्षता का। संकुलन दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, एक परमाणु का आयतन, एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन। सेम फॉर्मूला लगेगा तीनों में, क्योंकि मुझे सब में पर संकुलन दक्षता ही ज्ञात करना है, ठीक है, आयतन गुणे 100, ठीक है। अब जैसे एक परमाणु के लिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, एससीसी के लिए जब संकुलन दक्षता ज्ञात कर रहे थे तो 1 से गुणा किए थे। अब इसमें जब बीसीसी के लिए ज्ञात करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, ये चीज आपको याद करना है। जैसे एफसीसी का जब ज्ञात करेंगे तो 4 से गुणा करेंगे, बस तीनों का यही है अंतर, एससीसी का 1 से, बीसीसी का 2 से, और एफसीसी का 4 से, बस सिर्फ इतना ही अंतर है, और सारा सेम का सेम ऐसे लिखते चले जाओ। 2 गुणे परमाणु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब बटे कुल परमाणु का आयतन यानी कि ए क्यूब गुणे 100, ठीक है। यहां से आर बराबर त्रिज्या बराबर निकालेंगे, त्रिज्या बराबर यहां से क्या हो जाएगा a√3/4 हो जाएगा, क्यों, ठीक है, समझ आया ना। अब यहां से ए मुझे निकालना है, ए बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 4r बटे √3, ए की जगह पर यही रख दो, बस सिर्फ यही अंतर है भैया, थोड़ा थोड़ा। तो मैं कहा हूं ना, अभी तक आपको कुछ नहीं, एससीसी बीसीसी एफसीसी में इतना इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। ये आप उसमें याद कर लिए थे, अब इतना इसमें याद कर लो, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब देखिए 2 मल्टीप्लिकेशन 4/3 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए की जगह पर क्या हो जाएगा 4r√3, क्या है क्यूब है, गुणे 100, ठीक है, समझ आ रहा ना। अब देखिएगा 4/3 है, अब 4 दूनी 8 भी हम कर सकते हैं, है ना, और 3 को मैं नीचे ठेल सकता हूँ, कहाँ पर ठेल सकता हूँ, नीचे ठेल सकता हूँ, ठेल रहा हूँ धीरे धीरे आराम से। आर क्यूब, जल्दबाजी करूंगा तो आपको भी नहीं समझ में आएगा, 4 का क्यूब करना, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आर का क्यूब, सिर्फ अभी आर का क्यूब है। अब √3 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3, जब √3 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ आर क्यूब तो ये है, और कुछ बच रहा है आपका गुणे 100 बच रहा है, यहाँ पर कर दो, ठीक है। कुछ कट रहा है, जो कट रहा है काटो उसको, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 को पहले ऐसे करो, 8 पाई आर क्यूब बटे 3 को नीचे कर रहे हो ना, 3 से तो आपका 3 कट गया, है ना, 3 से 3 गया कि नहीं गया, 8 × 64, इसको भी काट दो। तो ऐसा भी एक साथ करूंगा तो आप घबरा जाओगे, 64 यहाँ पर है ना, 64
और कुछ बच रहा है आपके पास? √3 तो ऊपर चला जाएगा। अभी r³ है, r³ से कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना। r³ से यहाँ से इसको काट दो। 8 पाई बटे 64, 8 कम 8, 8 टाइम 64, यहाँ से काट दो। क्या क्या आपके पास बचा? पाई बाई 8 गुणे √3 और गुणे के 100। अच्छा, मैं जल्दबाजी तो नहीं कर दिया ना? प्लीज बताना कमेंट करके, एक बार फिर से देख लेना। वैसे मैं देखा 8 टाइम 64 काट दिया, 3 से 3 कट गया, आपके पास √3 बचा, √3 बचा, r³ से r³ कट गया। बस सिर्फ यही चीज तो किया हूँ, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। पाई का वैल्यू 3.14 होता है, जो कि अभी जस्ट बताया था, गुणे √3 गुणे 100, है ना। √3 का भी वैल्यू 1.73 होता है, लिख लो। मल्टीप्लाई करके मैं आपसे मिलता हूँ, मल्टीप्लाई करके इसका जो मल्टीप्लाई का मैक्स आ रहा है लगभग 5.4322, ऐसे प्रकार से आ रहा है। गुणे 100 बचा, बटे के कितना है? 8 है, भाग कर दो, ये 100 है, यानी कि इधर खिसकेगा दशमलव, तो क्या हो जाएगा? 543.22 बटे के 8। अब इससे भाग दो, 8 6 48, 8 7 56, 0.972 0 8 दूनी 10 2, लगभग कितना आ रहा है? 67.902% आ रहा है। ठीक है, तो BCC की भी संकुलन दक्षता आपने ज्ञात कर लिया। मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा। प्लीज आप सब कमेंट करके जरूर बताना। अभी लास्ट बच रहा है आज का और आखिरी, SCC BCC हो गया, अब बच रहा है लास्ट क्या? FCC। चलो देख ही लेते हैं अगले पेज में, देखिएगा ध्यान से। FCC की संकुलन दक्षता, FCC की संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे संकुलन दक्षता का। सबसे पहले कि संकुलन दक्षता का फॉर्मूला आखिर होता क्या है? संकुलन दक्षता का फॉर्मूला होता है एक परमाणु का आयतन बटे कुल परमाणु का आयतन, कुल परमाणु का आयतन गुणे 100। अब जैसे ये परमाणु का आयतन, यानी कि क्या इसमें कह क्या रहा है? अगर मैं ये चीज बार बार बोल रहा हूं कि परमाणु का आयतन, क्या समझ क्या रहे उसका? यानी कि गोले का आयतन का फॉर्मूला नहीं पता यार, पता होगा ना? वही चीज बार बार बोल रहा हूं। अभी आपको कमेंट करोगे भाई ये परमाणु होता क्या? भाई गोले का आयतन, वही तो बार बार कह रहा हूं। अब देखिए, SCC के लिए 1 लिए थे, परमाणु के आयतन के लिए जब ज्ञात कर रहे थे। BCC के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए थे, बस सिर्फ FCC के लिए 4 से कर देना, है ना। और क्या होता है गोले का आयतन का फॉर्मूला? 4/3 पाई r³ बटे के a³ गुणे 100। अब इसमें देखिएगा Z बराबर मैंने क्या ले लिया? 4 ले लिया, क्लियर। अब R बराबर क्या हो गया? R बराबर a/2√2, यहां से a बराबर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? 2√2, R से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ज्ञात करो फटाक से, ध्यान दीजिएगा। 4 चौक 16, 16 बटे के 3 पाई r³ बटे के a³ की जगह पर ये रखना है 2√2 r का क्यूब गुणे 100, है ना। अब देखिएगा ध्यान से, 16 बटे 3 है तो 16 बटे 3 को ऐसे लिख दो, पाई r³, नीचे का खंडन कर दो। देखिएगा 2 का कितना बार करना है? 3 बार, और √2 तक का कितना बार करना है? 3 बार। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ऐसे आ गया 8 दूनी 16, 16√2 आ गया। आप समझदार हो, समझ जाइएगा, क्योंकि मैंने 2√2 कर दिया, तो मेरा यहीं से इतना से कितना आ गया? 4 दूनी 8 और इस दोनों से 2 आ गया, तो 8 दूनी 16, √2 बचा, तो मैंने लिख दिया 16√2। ठीक है, और r³ है तो r³ लिख दिया, गुणे 100 है तो लिख दिया। r³ से r³ कट गया, 16 से 16 कट गया, आपका बचा क्या? पाई बटे 3, तो नीचे आ जाएगा 3√2, है ना। 3√2 गुणे 100, समझ आया। अब पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14, 3 √2 का भी वैल्यू होता है, बता दूं क्या? बता दे रहा हूं, उसका भी कर दो। जितना ज्यादा आप खंडन करोगे उतना ही मस्त रहेगा। कितना होता है? 0.41 गुणे 100, है ना। अब देखिएगा, अगर ऊपर नीचे मैं दोनों से 100 से गुणा कर दे रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ काम तो बनेगा ही। तो कितना हो गया? 314 ऊपर हो गया, और 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 3 1 कम 3 1 4, 4.23 गुणे 100 गुणे 100, पहले 100 से रहने दो, ठीक है।
समझ आया ना। तो अब क्या हो गया 314 डबल जीरो है ऊपर गुणा कर रहे हो तो 4.23 यहाँ पर 100 है तो हटा दो तो कितना आ गया 423। अब इसको भाग करके 1 मिनट में आपसे मिलता हूँ। तो भैया इसका भाग करने पर क्या आ जाएगा आपका 79% आ गया। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, अब ये तीनों तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्या पढ़ना ही पढ़ना है। अब जैसे एग्जाम में आ गया यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया था एससीसी की उपसह संयोजक संख्या कितनी होती है, 1 नंबर में आ गया तो 6 होता है। बीसीसी का कितना होता है 8 होता है और एफसीसी का कितना होता है 12 होता है। ये चीज आप याद कर लीजिएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। 50 मिनट में आपका पूरा लेसन कंप्लीट कर दिया। 50 मिनट में क्या कर दिया, लेसन ही कंप्लीट कर दिया। सोचो कोई भी टॉपिक ही नहीं छोड़ा हूं, जितना इंपॉर्टेंट था सारा कवर कर दिया। सो आई होप आप सबको समझ में आया। अगर समझ आया तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताना, अगर नहीं समझ कमेंट करके बताइए भाई समझ नहीं आएगा, ये टॉपिक समझ नहीं आया तो मैं इस टॉपिक को फिर से कवर करूंगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।